Today I am explaining chapter first of class 7. The subject is science. The name of the chapter is nutrition in plants. Before we start, I want to say you all something that I have already made many videos for class 7. तो क्लास 7 को जितना भी मैंने वीडियो बनाया है साइंस का पहली बार बन रहा चैप्टर फर्स्ट बिकॉज ऑफ सम रीजंस टू डिले देरी के लिए बहुत कारण था, थोड़ा बहुत कारण था, लेकिन मैंने आपका इंग्लिश का बना दिया था। फिर भी 7 का चैप्टर फर्स्ट शुरू कर रहा हूँ और आपको ये जो चैप्टर फर्स्ट मैंने शुरू कर रहा हूँ उसका मैंने शायद चैप्टर 3 तक आप लोग को लिख के दे दिया हूँ और बदले में आप लोग लिख के मुझको नहीं दिखा रहे हो। तो आपको क्या करना है, जब वीडियो देखोगे उसके बाद आप क्या करोगे, जो फिर आप लोग को कुछ लिखना है, सब कुछ मैं लिख के भेजता हूँ, फिर लिख के भेजता हूँ, वीडियो बना देता हूँ, फिर भी आप लोग दिखाते नहीं हो। एक बच्ची 2 बच्ची है वो दिखाते हैं, वो 2-3 बच्चे हैं वो दिखाते हैं, बाकी मुश्किल से 3-4 बच्चे दिखाते हैं और बाकी को कोई अत्ता पत्ता नहीं है। सो आई humble request to all our beloved students, so please send their snapshot of homework and fair copy to me by our group. मेरा अपना ग्रुप भी है सरदार पटेल का नाम से और क्लास वाइज ग्रुप है, आप उसमें भी भेज सकते हो। सो नाउ आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन द नेम ऑफ द चैप्टर इज न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, मतलब पौधों में पोषण कैसा होता है उसके बारे में बताएंगे। इन क्लास 6 यू लर्न दैट फूड इज एसेंशियल फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। आप लोग ने क्लास 6 में पढ़ चुके, प्रीवियस क्लास में आप लोग ने पढ़ चुके होंगे, जो खाना हम खाते हैं वो सजीव वस्तु के लिए बहुत ही क्या होता है, जरूरी होता है। You also learn that carbohydrates, proteins, fats, vitamins and minerals are components of food. तो आप ये भी पढ़ा था कि जो विटामिन था, कार्बन था, प्रोटीन्स था, मिनरल्स था, ये क्या था, कंपोनेंट ऑफ फूड, मतलब खाना का अवयव था। These components of foods are necessary for our body and are called nutrients. यही जो अवयव या तत्व था ये हम लोग का शरीर के लिए, हमारे शरीर के लिए बहुत ही जरूरी है। और इसी जितने भी तत्व है इसको हम लोग क्या बोलेंगे, न्यूट्रिएंट्स, मतलब पोषक तत्व। ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म रिक्वायर फूड, जो भी सजीव वस्तु है उन लोग को क्या चाहिए होता है, खाना चाहिए होता है। प्लांट्स कैन मेक देयर फूड देमसेल्व्स बट एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन कैन नॉट। अब खाना सबको जरूरी होता है लेकिन सजीव वस्तु में, लेकिन जो पौधे होता है वो सिर्फ खुद अपना खाना तैयार करते हैं। जानवर और इंक्लूडिंग ह्यूमन बीइंग्स, मतलब जानवर और हम जो मानव है वो अपना खाना खुद तैयार नहीं करते। They get it from plants or animals that eat plants. हम लोग खाना किससे प्राप्त करते हैं, पौधों से या जानवरों की मदद से। Thus humans and animals are directly or indirectly dependent on plants. इसलिए जो जानवर और हम लोग मानव जाति है परोक्ष या अपरोक्ष रूप से पौधे के ऊपर हम लोग निर्भरशील रहते हैं। Mode of nutrition in plants. Plants are the only organism that can prepare food for themselves by using water, carbon dioxide and minerals. पौधे एकमात्र ऐसे ऑर्गेनिज्म है जिससे जो खुद का खाना तैयार करता है, किसकी मदद से, पानी, कार्बन डाइऑक्साइड और खनिज की मदद से। The raw materials are present in their surroundings. और ये जो चीजें होते हैं उनका पौधों के आसपास में रहता है या उन पौधों को मिल जाता है। रॉ मटेरियल्स मतलब जो ये पानी के बारे में बोला, आपको कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में बोला और जो मिनरल मतलब खनिज के बारे में बोला, ये पौधों को वहीं पे आसपास से मिल जाता है। द न्यूट्रिएंट्स इनेबल लिविंग ऑर्गेनिज्म टू बिल्ड देयर बॉडीज, टू ग्रो, टू रिपेयर डैमेज पार्ट्स ऑफ देयर बॉडीज एंड प्रोवाइड्स द एनर्जी टू कैरी आउट लाइफ प्रोसेस। द न्यूट्रिएंट्स इनेबल, पोषक तत्व क्या करते हैं, जो न्यूट्रिएंट्स होता है वो क्या करता है, इनेबल मतलब सक्षम करता है लिविंग ऑर्गेनिज्म, जो सजीव वस्तु को किस में सक्षम करता है, बिल्ड देयर बॉडी, शरीर को गठन करने में, बढ़ने में, रिपेयर डैमेज पार्ट, जो खराब पार्ट है उसको फिर से बनाने में, टू ग्रो, टू
repair damaged parts their body and provide their energy carry out life process. और शरीर को ऊर्जा प्रदान करने में ये न्यूट्रिएंट्स उनको मदद करते हैं. न्यूट्रिएंट इज द मोड ऑफ टेकिंग फूड बाय ऑर्गेनिज्म एंड इट्स यूटिलाइजेशन बाय द बॉडी. जो न्यूट्रिएंट क्या है, ये जो पोषक तत्व पोषण क्या है, मोड ऑफ टेकिंग फूड, ये खाने का एक प्रक्रिया है जिसको यूटिलाइजेशन मतलब शरीर इसका क्या करता है, उपयोग करता है. द मोड ऑफ न्यूट्रिएंट in which organisms make food themselves from simple substance is called autotrophic. अब the mode of nutrition which organisms make food themselves, जो खाना खुद बनाते हैं जो जीव, उसको बोलते हैं simple substance is called autotrophic, मतलब स्वपोषी. न्यूट्रिएंट therefore plants are called autotrophs. इसलिए पौधों को हम लोग बोलेंगे स्वपोषक. क्या बोलेंगे? स्वपोषक. ऑटोट्रॉफिक हो गया एक. उसके बाद हो गया ऑटोट्रॉफ्स. स्वपोषी, स्वपोषक. जो पौधे हैं वो क्या होते हैं? स्वपोषक होते हैं. Animals and most other organisms take in ready-made food prepared by the plants. They are called heterotrophs. परपोषित. तो जो जानवर, animals, most of other organisms take the ready-made food. हम लोग क्या करते हैं? जो पौधों बनाया हुआ खाना वो पौधे के ऊपर निर्भरशील रहते हैं. इसलिए जो उन लोगों को क्या बोलते हैं? हेटेरोट्रॉफ्स. क्या बोलते हैं? हेटेरोट्रॉफ्स. Heterotrophs. Now we may ask where the food factories of plants are located. Where the food is made in all parts of the plant or only in certain parts. How do plants obtain the raw material from the surrounding? How do you transport them to food factories of the plants? तो इसका मतलब क्या है कि अब ये प्रश्न उठता है कि जो खाना बनाता है पौधा, खुद खाना तैयार करता है, वो कहाँ से तैयार करता है? उसका पौधे के पूरा भाग से वो तैयार करता है कि वो किसी एक भाग से तैयार करता है? इस बारे में यहाँ पे बताया जा रहा है. तो कहाँ से तैयार करता है अब हम लोग को पता चलेगा. फोटोसिंथेसिस मतलब प्रकाश संश्लेषण, फूड मेकिंग प्रोसेस इन प्लांट्स. खाना बनाने का जो प्रणाली होता है पौधों में उसको बोलते हैं प्रकाश संश्लेषण, सिंपल लैंग्वेज में. लीव्स आर द फूड फैक्ट्रीज ऑफ प्लांट्स. तो लीव्स जो पत्तियां होता है वो ही पौधों में खाना बनाते हैं. देयर सिंथेसिस ऑफ फूड इन प्लांट्स ऑकर्स इन लीव्स. देयरफॉर ऑल द रॉ मटेरियल मस्ट रीच देयर. वाटर एंड मिनरल्स प्रेजेंट इन द सोइल आर एब्सॉर्ब्ड बाय द रूट्स एंड ट्रांसपोर्टेड टू द लीव्स. तो क्या होता है, पत्तियों में जो खाना बनता है वहां पे जितने भी चीजें होता है वो सिंथेसिस संश्लेषित होके पौधा सीधा पत्तियों के पास पहुंचाता है. तो मटेरियल, रॉ मटेरियल जैसे कि हो गया आपका पानी, खनिज जो मिट्टी में होता है वो पौधा सोखता है. उसके बाद वो रूट बाय द रूट एंड ट्रांसपोर्टेड टू द, वो जड़ से पहले उस खनिजों को सोखता है, उसके बाद सीधा पत्तियों में पहुंचा देता है. कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम एयर इज टेकन इन थ्रू द टाइनी पोर्स प्रेजेंट इन द सरफेस ऑफ द लीफ. और जो कार्बन डाइऑक्साइड वो लेता है पत्तियों का सरफेस जो सतह होता है उसमें छोटे छोटे जो छेद होते हैं, छिद्र होते हैं, उस वहां से वो कार्बन डाइऑक्साइड ले लेते हैं. These pores are surrounding by guard cells. Such pores are called stomata. इसको ये जो कार्बन डाइऑक्साइड लेने वाला जो छिद्र होते हैं छोटे छोटे उसको बोलते हैं स्टोमाटा यानी कि रंध्र. Water and minerals are transported to the leaves by vessels which run like pipes throughout the root, the stem, the branches and the leaves. The water and minerals are transported. जो वाटर जो पानी होता है और जो मिनरल्स जो खनिज होता है वो कैसे पहुंचता है पत्तियों तक? बाय वेसल्स, जो छोटे छोटे नली होता है पाइप में, सॉरी पत्तियों में, which run like pipe थ्रू द रूट. पहले जड़ में होता है, उसके बाद स्टेम तने में, उसके बाद ब्रांचेस शाखाओं में होते हुए वो खनिज और
पानी पत्तियों तक पहुंच जाता है। They form a continuous powerful passage for the nutrient to reach the leaf. You will learn about transport of material in plants in chapter 11. तो इस चीज के और ज्यादा विस्तृत, ये चीज को विस्तृत रूप में बताया गया आपको चैप्टर 11 में। वहां पे आप इस चीज को और विस्तृत रूप से पढ़ पाओगे, समझ पाओगे। The leaves have a green pigment called chlorophyll. अब पत्तियों में हरित कण होता है जिसको बोलते हैं क्लोरोफिल, ठीक है। It helps leaves to capture the energy of the sunlight. ये क्या करता है, पत्तियों को सूरज का रोशनी को सोखने में मदद करती है। This energy is used to synthesize food from carbon dioxide and water. Since the synthesis food occurs in the presence of sunlight, it is called photosynthesis. इससे क्या होता है, it helps energy used synthesize prepare food from carbon dioxide and water. This synthesis food occurs in the presence of sunlight. It is called photosynthesis. So we find the chlorophyll, sunlight, carbon dioxide and water are necessary to carry out the process of photosynthesis. तो इससे हम लोग को क्या पता चला कि जो क्लोरोफिल, सनलाइट था, सूरज का रोशनी, कार्बन डाइऑक्साइड था, पानी था, ये सब प्रकाश संश्लेषण के लिए बहुत जरूरी चीजें थी। इट इज यूनिक प्रोसेस ऑफ द अर्थ। ये पृथ्वी में एक अनोखा प्रणाली है, प्रक्रिया है। दिस सोलर एनर्जी इज कैप्चर्ड बाय द लीव्स एंड स्टोर्ड इन द प्लांट्स इन द फॉर्म ऑफ फूड। तो क्या करता है, सोलर एनर्जी पत्ती सूरज का रोशनी सोख लेता है और उसको खाना में बदलता है। The sun is the ultimate source of energy for all living things. इसलिए all living organisms, इसलिए सन जो सूरज होता है वो अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी, मतलब सभी सजीव वस्तुओं के लिए ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है, सूरज है। कैन यू इमेजिन लाइफ ऑन अर्थ इन द एब्सेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस? अब यहाँ पे पूछा गया है, क्या आपने कभी सोचा है कि बिना फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण के जीवन कैसा होगा? इन द एब्सेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस देयर वुड नॉट बी एनी फूड। अगर प्रकाश संश्लेषण नहीं हुआ तो वहां पे आपको एक भी खाना नहीं मिलेगा, एक भी खाना नहीं मिलेगा। The survival of almost all living organisms directly or indirectly depends upon the food made by the plants. The survival, जो भी ऑर्गेनिज्म है, जो भी जीव है, जितने भी जीव है, परोक्ष या अपरोक्ष रूप से किसके ऊपर निर्भरशील रहते हैं? पौधों के ऊपर निर्भरशील रहते हैं। Besides oxygen, which is essential for the survival of all living organism, is produced during the photosynthesis. और जो सजीव वस्तु है, हम लोग को सबसे जरूरी चीज ऑक्सीजन, वो कैसे मिलता है? फोटोसिंथेसिस। जब पौधे प्रकाश संश्लेषण करते हैं तो वो क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड हम लोग से लेते और बदले में ऑक्सीजन छोड़ते हैं। वही ऑक्सीजन की मदद से हम लोग जीते। वो अगर पौधे प्रकाश संश्लेषण ना करें तो ऑक्सीजन आपको नहीं मिलेगा। तो जब ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तो जीवन का पृथ्वी में मिलना आपको मुश्किल हो जाएगा। इन द एब्सेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस लाइफ वुड बी इम्पॉसिबल ऑन द अर्थ। यहाँ पे क्या बता रहा है कि अगर प्रकाश संश्लेषण ना हो तो हमारे पृथ्वी में आपको कोई भी जीवन नहीं मिलेगा। ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस क्लोरोफिल containing cells of leaves in the presence of sunlight use carbon dioxide and water to synthesize carbohydrate. During the process oxygen is released. अब जब प्रकाश संश्लेषण होता है ये प्रक्रिया में ऑक्सीजन क्या होता है, रिलीज होता है, मतलब उसको छोड़ता है। द कार्बोहाइड्रेट अल्टीमेटली गेट कन्वर्टेड इनटू स्टार्च। और जो कार्बोहाइड्रेट होता है वो माड़ में बदल जाता है, मतलब माड़ी में बदल जाता है। द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च इन लीव्स इंडिकेट्स द ऑकरेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस। इसलिए पत्ते में अगर आपको माड़ी या माड़ मिले तो इससे क्या पता चलता है कि हमको कि वहां पे प्रकाश संश्लेषण हो रहा है। द स्टार्च इन ऑल्सो कार्बोहाइड्रेट। और जो स्टार्च माड़ी है वो एक कार्बोहाइड्रेट भी है। अब एक्टिविटी लेंगे, टेक एक्टिविटी 1.1 टेक 2 potted plants of the same kind. दो एक ही तरह का पौधा लेना है। कीप वन इन द डार्क फॉर 72 hours and the other in sunlight. अब दोनों में से एक को 72 घंटा मतलब 3 दिन के लिए अंधेरा कमरा में रखना है और एक को उजाला में। Perform iodine test with the leaves of the both the plants as you did in class 6. दोनों में आयोडीन टेस्ट करना है जो कि हम लोग ने प्रीवियस क्लास 6 में करे थे।
रिकॉर्ड योर रिजल्ट्स, उसके बाद वहाँ पे क्या मिलेगा आपको, वो रिकॉर्ड करना है आपको, नोट बुक में लिखना है। नाउ लीव द पॉट व्हिच वाज अर्लियर केप्ट इन द डार्क इन द सनलाइट फॉर 3 to 4 days एंड परफॉर्म द हाइड्रेट टेस्ट अगेन ऑन इट्स लीफ। अब क्या करना है, जो अंधेरे कमरे में आपने 3 दिन से जो पौधा रखे थे उसको लेके आना है और फिर उसको वापस 3-4 दिन के लिए फिर उजाले में रखना है और उसमें भी वापस फिर आयोडीन टेस्ट करना है। फिर रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन इन योर नोटबुक। फिर उसमें क्या होता है, जो अंदर रखा गया, अंधेरे में रखा गया पौधा का बाहर लेके आते हो तो उसमें क्या होता है, उसका जो रिजल्ट निकलता है वो फल भी आप, वो रिजल्ट भी आपको नोटबुक में नोट करना रहता है। The leaves other than green also have chlorophyll। अब कोई लीफ क्या पत्तियां क्या रहता है, सभी पत्तियां हरी नहीं रहती है ना, कोई पत्तियां रंग बिरंगी रहती है, उनमें भी क्लोरोफिल मौजूद रहता है। The large amount of red, brown and other pigment marks the green color। Photosynthesis take place in these leaves also। इसलिए इस जो रंग बिरंगी पत्ता है वहाँ पे भी प्रकाश संश्लेषण होता है। आपको ये नहीं मानना है कि खाली हरी पत्ती में प्रकाश संश्लेषण होता है, बल्कि हर पत्ती में प्रकाश संश्लेषण होता है। You often see slimy green patches in ponds or in other stagnant water bodies। आपने कभी कभी देखा होगा, स्लीमी मतलब घिनौना, ग्रीन पैचेस मतलब चिपचिपा वाला एक दाग ऐसा होता है जो ठहरा हुआ पानी रहता है, ताल तले हमने देखे होंगे, उसको हम लोग क्या बोलते हैं। These are generally formed by the growth of organism called general। ये कैसे बनता है, वहाँ पे छोटे छोटे जो ऑर्गेनिज्म होते हैं, छोटे छोटे जीव होते हैं जिसका हम लोग अलगी या शैवाल बोलते हैं, उससे उसकी वजह से ये बनती है। कैन यू गेस व्हाई अलगी आर ग्रीन इन कलर। तो पूछ रहा है कि ये अलगी जो शैवाल है क्यों ये हरा रंग में होता है। दे कंटेन क्लोरोफिल which gives them green color। algae can also prepare their own food by photosynthesis। तो हरा क्यों होता है कि ये जो सूक्ष्म जीव था जिसका नाम था अलगी या शैवाल, उसमें भी क्लोरोफिल मौजूद रहता है और इसकी वजह से ये जीव भी हरा दिखता है। और साथ ही साथ ये क्या करता है, ये खुद खाना तैयार करता है। जब क्लोरोफिल इसके पास है तो ये खुद खाना तैयार करता है, प्रकाश संश्लेषण की मदद से ये भी खाना तैयार कर लेता है। Synthesis of plant food other than carbohydrates। You have just learned that plants synthesis carbohydrate through the process of photosynthesis। तो आपने अभी अभी पढ़ा कि क्या पढ़ा, जो प्लांट्स जो पौधे होता है वो सिंथेसिस मतलब संश्लेषित करता है किसको, कार्बोहाइड्रेट को, थ्रू द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। मतलब किसकी मदद से, किस प्रक्रिया में, जो प्रकाश संश्लेषण होता है तो कार्बोहाइड्रेट को पौधा संश्लेषित करके ले लेता है। द कार्बोहाइड्रेट आर मेड ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। तो कार्बोहाइड्रेट किससे बना होता है, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलके। They are used to synthesis other components of food such as protein and fats। अब साथ साथ में दूसरे जो तत्व होता है वो भी संश्लेषित करते हैं, जैसे कि प्रोटीन हो गया, फैट हो गया। बट प्रोटीन्स आर नाइट्रोजनस सब्सटेंस विच कंटेन्स नाइट्रोजन। लेकिन जो प्रोटीन होता है उसमें नाइट्रोजन मिला हुआ तत्व रहता है, ठीक है, जिसमें नाइट्रोजन रहता है। फ्रॉम वेयर डू द प्लांट्स ऑब्टेन नाइट्रोजन। तो पौधे नाइट्रोजन कहाँ से लेते हैं बोल के आप पूछा गया है। रिकॉल द दैट नाइट्रोजन इज प्रेजेंट इन एविडेंस इन द गैसेस फ्रॉम इन द एयर। मतलब याद करो कि नाइट्रोजन इन प्रेजेंट मतलब गैसेस फ्रॉम इन द एयर, हवा में नाइट्रोजन सबसे ज्यादा नाइट्रोजन गैस का भरमार है। However, plants cannot absorb nitrogen in this form। लेकिन अब हवा में इतना ज्यादा नाइट्रोजन है, लेकिन फिर भी जो पौधे होता है वो नाइट्रोजन को सीधी तरह से ग्रहण नहीं करता। Soil has certain bacteria that converted gaseous nitrogen into usable form and release into the soil। अब मिट्टी में बहुत सारे छोटे छोटे बैक्टीरिया होता है जो नाइट्रोजन को ले लेता है और नाइट्रोजन को ग्रहण करता है और वो उसको मिट्टी में छोड़ देता है। These soluble forms are absorbed by the plants along with water। इसके बाद पौधा क्या करता है, जो सूक्ष्म बैक्टीरिया मिट्टी में नाइट्रोजन छोड़ा होता है उसको पानी के साथ साथ ले लेता है पौधा। Also you might have seen farmers adding fertilizers rich in nitrogen to the soil। और आप लोग ने कभी कभी देखे होंगे खेत में जो किसान होते हैं वो जो फर्टिलाइजर्स होता है, उर्वरक होता है, वो डालते हैं और उर्वरक में क्या होता है, बहुत नाइट्रोजन रहता है, नाइट्रोजन का मात्रा ज्यादा रहता है। In this way the plants fulfill their requirement of the nitrogen along with the other constituents।
और इसी प्रकार से भी जो पौधे होता है वो अपना ज़रूरत के हिसाब का नाइट्रोजन दूसरे घटक के साथ मिलके ले लेता है। Plants can then synthesize components of food other than carbohydrates such as proteins and fats. Other modes of nutrition in plant. There are some plants which do not have chlorophyll. कोई पौधे का क्या होता है, क्लोरोफिल नहीं रहता है। They cannot synthesize their food. इसलिए अपना खाना संश्लेषित नहीं कर पाते। How do they survive and from where do they derive nutrition? तो कैसे वो बचा रहता है और जितना भी पोषक तत्व या पोषण होता है वो कहाँ से मिलता है उसको? Like human and animals, such plants depend on food produced by other plants. तो हम लोग जैसे ह्यूमन्स एंड एनिमल्स, जहाँ मानव और जानवर किसके ऊपर निर्भरशील रहते हैं? पौधों के ऊपर निर्भरशील रहते हैं। वैसे ये पौधे भी दूसरे पौधे के ऊपर निर्भरशील रहते हैं, जो खुद खाना नहीं बना पाते, जिसके अंदर क्लोरोफिल मौजूद नहीं रहता है, वो दूसरा पौधे के ऊपर निर्भरशील रहता है। They use the heterotrophic mode of nutrition. तो ये क्या करता है? परपोषी प्रकार के न्यूट्रिशन, मतलब दूसरा पौधा से वो अपना पोषण ले लेता है। Look at figure 1.5. Do you see yellow tubular structure twinkling around the stem and the branches are of a tree? अब यहाँ पे देखने को बोला है, आपको यहाँ पे दिखा नहीं गया, यहाँ पे पीला पीला कोई लटका हुआ है, ठीक है, पाइप जैसा नली लटका हुआ है, वो एक पौधा होता है। दिस इज अ प्लांट कस्कुटा, मतलब ये एक अमरवेल का, अमरवेल देखे होंगे आप लोग, अपने पेड़ में लटका हुआ रहता है। इट डज नॉट हैव क्लोरोफिल। तो अमरवेल का क्या होता है? अमरवेल में क्लोरोफिल नहीं होता, इस वजह से वो पीला दिखता है। इट टेक्स रेडीमेड फूड फ्रॉम द प्लांट ऑन विच इट इज क्लाइंबिंग। तो ये क्या करता है? ये जहाँ पे फैला हुआ है जिस पेड़ में, उसी पेड़ से ये अपना खाना प्राप्त कर लेता है। द प्लांट ऑन विच इट क्लाइंब इज कॉल्ड अ होस्ट। जब जो पौधे के ऊपर, जो पेड़ के ऊपर चढ़ा हुआ होता है, उस पेड़ को बोलते हैं होस्ट, मतलब मेजबान बोलते हैं। सिंस इट डिराइव द होस्ट ऑफ वैल्यूएबल न्यूट्रिएंट्स इट इज कॉल्ड अ पैरासाइट। तो अब इससे पेड़ से ये बहुत सारी चीजें लेता है, ये जो अमरवेल है, तो ये इसको बोलते हैं पैरासाइट, परजीवी। आर वी एंड द अदर एनिमल्स आल्सो पैरासाइट ऑन द प्लांट्स। तो यहाँ पे पूछ रहा, हम लोग और दूसरे जानवर भी परजीवी होते कि नहीं होते? यू शुड थिंक अबाउट एंड डिस्कस विद योर टीचर। सोचना है और अपने टीचर के साथ आपको बात करना है। हैव यू सीन अ हॉट ऑफ प्लांट्स दैट कैन ईट एनिमल्स? देयर आर फ्यू प्लांट्स व्हिच कैन ट्रैप इंसेक्ट्स एंड डाइजेस्ट देम। तो कभी आपने सुना है कि कोई पौधा जानवरों को पकड़ता है बोल के? तो देयर आर फ्यू प्लांट्स, कोई बहुत कम मात्रा में आपको ऐसे पौधे मिलेंगे जो कीटों को पकड़ता है, कीड़ों को पकड़ता है और उसको पचा लेता है। इट इज नॉट अमेजिंग। सच प्लांट्स मे बी ग्रीन और सम अदर कलरफुल लुक एट द प्लांट इन फिगर। तो कोई पौधे जो कीट पकड़ने वाले पौधे होते हैं, कोई हरा भी होता है और कोई रंग बिरंगा भी होता है। द पिक्चर लाइक स्ट्रक्चर इज द मॉडिफाइड पार्ट ऑफ द लीफ। ये हो गया आपका पिक्चर प्लांट का, यहाँ पे बता रहा है। ये देखने में पिक्चर एक घड़ा जैसा दिखता है, ठीक है। द एपेक्स of the leaf form a lid which can open the close the mouth of the pitcher. Inside the pitcher there are hairy which are directed downwards. अब क्या होता है? इसका ऊपर ढकनी लगा रहता है और इसका अंदर जितना भी होता है छोटे छोटे रेशा होता है, बाल जैसा होता है, और वो नीचे की ओर झुका हुआ होता है। When the insect land in the pitcher, the lid closes and the trapped insect gets intended into the hair. The insect is digested by the digestive juices secreted in the pitcher. Such insect eating plants are called insectivorous plants. तो यहाँ पे क्या बता रहा है कि जब कोई कीट आके आप इसके अंदर बैठ जाता है तो वो जो उसका जो रेशा रहता है उसमें कीट फंस जाता है और ये ढक्कन खुद बंद हो जाता है। उसके बाद क्या हो जाता है? ये पिचर प्लांट से जो पाचक रस निकलने लगता है, वो पाचक रस निकल के वो पूरा कीट को, जितना भी उस कीट के अंदर न्यूट्रिएंट्स है उसको पचा लेता है, ठीक है। तो सच इंसेक्ट ईटिंग प्लांट्स आर कॉल्ड इंसेक्टिवोरस प्लांट्स।
तो जो भी कीट खाने वाले जो पौधे होते हैं उसको बोलते हैं इंसेक्टिवरस प्लांट्स, मतलब कीटभक्षी पौधे। It is possible that such plants do not get all the required nutrients from the soil in which they grow. आप देखना सेप्टोट्रॉप्स मतलब मृतपोषी। You might have seen packets of mushroom sold in vegetable market. आप लोग ने देखा होगा मशरूम का पैकेट जहाँ बाजार में बिकता है। You may have also seen fluffy or umbrella-like patches grow on rotting wood during the rainy season. Let us find out types of nutrition they need to survive and from where they get from. अब एक मैंने बोला मशरूम के बारे में, और एक ऐसा वाला मशरूम भी मिलता है, आपने ये भी देखा होगा, ऐसा वाला मशरूम छतरे जैसा होता है ना, ऐसा मशरूम भी होता है, ये भी देखे होंगे। तो इन लोगों को, इन पौधों को पोषण कहाँ से मिलता है? तो एक्टिविटी 1.2 टेक अ पीस ऑफ ब्रेड एंड मॉइस्चर इट विथ वाटर। एक ब्रेड का टुकड़ा लेना है, उसको गीला करना है पानी से। लीव इट इन अ मॉइस्ट रूम प्लेस फॉर 2-3 days, और 2-3 दिन के लिए वहां पे उसको वैसे ही छोड़ देना है। और until fluffy patches appear on them. These patches may be white, green, brown or any other color. Observe the patches under a microscope or a magnifying glass. Write down your observation. अब क्या करना है, आप ब्रेड लोगे, आप ब्रेड का टुकड़ा लोगे, उसको 3-4 दिन के लिए एक भिगा के नमी वाला जगह में रखोगे। उसके बाद आप जब देखोगे तो क्या होगा, वहां पे वो ब्रेड बिगड़ चुका होता है कि कभी कलर नीला भी कलर होता है, कभी नीला कलर होता है, कभी उसका पीला कलर होता है, ठीक है, उसका बहुत सारा कलर में बदल जाता है, मतलब बिगड़ा हुआ ब्रेड का आप टुकड़ा देखे हो। तो उसको आप उसको क्या करना है, आपको माइक्रोस्कोप होता है जो एक सूक्ष्मदर्शी यंत्र, उसके नीचे जाके देखना है, रख के देखना है, और उसमें आपको क्या क्या मिला वो ऑब्जर्वेशन नोटबुक में आपको नोट करना है। Most probably you see cotton-like threads spread on the pieces of bread. वहाँ पे आप क्या देखोगे, cotton-like thread, ऐसा छोटा आपको रेशा मिलेगा जो बिगड़ा हुआ चीज में। These organisms are called fungi. इसको बोलते हैं fungi। ये जो छोटा रेशा वाला मैंने अभी आपको बोला, इसको बोलते हैं fungi, मतलब कवक। They have a different mode of nutrition. इन लोग का पोषण का अलग अलग प्रकार होता है। They secrete digestive juices on the dead and decaying matter and convert it into a solution. ये क्या करता है, जो dead and decaying matter जो जिसके ऊपर रहता है उसमें क्या करता है, स्रावित करता है। जो जूस होता है डाइजेस्टिव जूस, जो पाचक रस होता है, उसके ऊपर स्रावित करता है और उसको कन्वर्टेड इनटू सॉल्यूशन, एक घोल में बदल देता है। Then they absorb the nutrients from it. उसके बाद जितने भी पोषक तत्व है वे ले लेते हैं उस चीज से। Then they absorb the nutrients. This mode of nutrition is which organism taking nutrients in solution from dead and decaying matter is called saprotrophic nutrition. इसी को बोलते हैं मृतपोषी, जो दूसरा मरा हुआ या सड़ा हुआ चीजों से ले अपना न्यूट्रिएंट्स मतलब पोषक तत्व ग्रहण करते हैं, उसको बोलते हैं सेप्टोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, मतलब मृतपोषी पोषण। तो प्लांट्स विच यूज सेप्टोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन आर कॉल्ड सेप्टोट्रॉफ, मतलब इसको बोलते हैं मृत पोषण। फंगी ऑल्सो ग्रो इन पिकल्स। जो फंगी होता है वो अचार में भी देखने को मिलेगा आपको। लेदर क्लॉथ जो चमड़े के कपड़ा होता है उसमें भी मिलेगा। एंड अदर आर्टिकल्स दैट आर लेफ्ट इन हॉट एंड ह्यूमिड वेदर फॉर लॉन्ग टाइम। जो दूसरे चीज जहाँ पे लंबे समय से गर्मी और जो नमी भरा जगह में रखा होता है वहां पे आपको फंगी देखने को मिलेगा। ड्यूरिंग द रेनी सीजन दे स्पॉइल मेनी थिंग्स। आस्क योर पेरेंट्स अबाउट द मीनिंग्स ऑफ फंगी इन योर हाउस। तो हम लोग रेनी सीजन में बहुत सारी चीज को खराब करते हैं ना। These fungi spores are generally present in the air. When they land on the wet and warm things, they germinated and grow. अब ये फंगी कहाँ से आता है? ये generally present in the air, ये हवा में रहता है। When the land on the wet and warm things, जो ये गरम और जो wet भीगा हुआ चीज में गिरता है तो ये germinate मतलब वहाँ पे फैलने लगता है और बढ़ने लगता है। Now can you figure out how
वी कैन प्रोटेक्ट आवर थिंग्स फ्रॉम गेटिंग स्पॉइल्ड। तो हम लोग दूसरे हमारे चीजों को बचाने के लिए कैसे बचा सकते हैं? सम ऑर्गेनिज्म लिव इन टुगेदर एंड शेयर शेल्टर एंड न्यूट्रिएंट्स। अब क्या होता है, कोई कोई जीव लिव टुगेदर मतलब एक साथ बैठते हैं, और शेयर शेल्टर एंड न्यूट्रिएंट्स मतलब जो रहने की जगह होता है और जो पोषक तत्व है वो आपस में बांटते हैं। दिस इज कॉल्ड सिम्बायोटिक रिलेशनशिप मतलब सहजीवी। फॉर एग्जांपल, सर्टेन फंगी लिव इन द रूट्स ऑफ ट्री। The tree provides nutrients to the fungus and it return receives help from it to take up water and nutrients from the soil। तो इस क्या होता है, फॉर एग्जांपल के लिए यहाँ क्या बताया गया है कि द ट्री कोई सर्टेन फंगी कोई फंगी क्या होता है, पेड़ों के जड़ में रहता है। द ट्री प्रोवाइड न्यूट्रिएंट्स टू द फंगी एंड इट रिटर्न। तो ट्री क्या करता है, वो फंगी को पोषक तत्व देता है, पोषक तत्व देता है। जो फंगी होता है उसको पोषक तत्व देता है, और बदले में जो फंगी होता है वो क्या करता है, पानी और न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द सॉइल, मिट्टी से पानी और जो पोषक तत्व है वो वापस लेके फिर पेड़ को दे देता है। दिस एसोसिएशन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द ट्री। तो ये पेड़ के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। इन ऑर्गेनिज्म कॉल्ड लिचेंस, a chlorophyll containing partner which is an alga and a fungi live together. The fungus provides shelter, water and minerals to the alga, and in return the alga provides food which is created by photosynthesis. आप देखना how nutrients are replaced in the soil। तो जो न्यूट्रिएंट्स होता है वो उस फिर कैसे पूर्ति करता है मिट्टी में, कैसे पूर्ति होता है उसका। Have you seen farmers spreading manure or fertilizers in the field or gardeners using them in lawns or in pots? अब आपने देखा होगा जो किसान होता है वो क्या करता है, खेत में मैन्योर मतलब मल डालते हैं, खाद डालते हैं, उर्वरक डालते हैं, और जो गार्डनर्स होता है वो गमलों में क्या करते हैं, मिट्टी भरते तो मिट्टी में क्या करते हैं, वो लोग भी थोड़े थोड़े खाद डाल देते हैं। डू यू नो व्हाई दे आर एडेड टू द सॉइल? क्यों मिट्टी में ये सब चीज मिलाया जाता है, बल्कि आपको पूछ रहा है। दे लर्न दैट प्लांट्स एब्जॉर्ब मिनरल न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द सॉइल। यू लर्न दैट, आपने पढ़ा कि जो प्लांट पौधे होता है वो मिट्टी से मिनरल खनिज और जो पोषक तत्व है दूसरे वो सोखते हैं। So their amount in the soil keep in declining। तो ये क्या होता है, जो बार बार ये करता रहता है तो मिट्टी में वो सब चीजें घटने लगता है, ये जो पोषक तत्व है वो घटने लगता है। फर्टिलाइजर्स एंड मैन्योर्स कंटेन प्लांट न्यूट्रिएंट्स सच एज नाइट्रोजन, पोटेशियम, फास्फोरस एक्सेट्रा। तो फर्टिलाइजर्स जो उर्वरक होता है वो क्या करता है, पौधों को क्या देता है, नाइट्रोजन देता है, पोटेशियम देता है, फास्फोरस देता है। These nutrients need to be added from the time to time to enrich the soil। तो ये पोषक तत्व समय समय में मिट्टी में डालना बहुत जरूरी होता है। We can grow plants and keep them healthy if we can fulfill the nutrients requirement of plants। We can grow plants, हम लोग प्लांट्स डालते उसको, अगर पौधे खेत में डालते खेत में उगाते, और पौधों को हम लोग को हेल्दी, अगर पौधा अच्छा उग सके तो उसके लिए हम लोग को क्या करना चाहिए, समय समय पे ये जो न्यूट्रिएंट्स होता है, पोषक तत्व होता है वो डालते रहना चाहिए। जैसे कि उर्वरक हो गया, फर्टिलाइजर हो गया, मैन्योर हो गया, खाद हो गया। यूजुअली क्रॉप्स रिक्वायर अ लॉट ऑफ नाइट्रोजन टू मेक प्रोटीन। तो प्रोटीन बनाने के लिए मिट्टी को बहुत सारी मात्रा में किसकी जरूरत होता है, नाइट्रोजन की जरूरत होता है। आफ्टर द हार्वेस्ट द सोइल बिकम्स डिफिशिएंसी इन नाइट्रोजन। जब हार्वेस्ट कटाई हो जाता है उसके बाद क्या होता है, मिट्टी में नाइट्रोजन का कमी हो जाता है, बढ़ जाता है। यू लर्न दैट दो नाइट्रोजन गैस इन अवेलेबल इन प्लेंटी इन द एयर, प्लांट्स कैन नॉट यूज इट इन द मैनर दे कैन यूज कार्बन डाइऑक्साइड। अब क्या होता है, आपने ये भी पढ़ा था कि जो नाइट्रोजन होता है वो वातावरण में बहुत मात्रा में होता है, लेकिन पौधा सीधा वातावरण से वो नाइट्रोजन नहीं लेता, बदले में वो क्या लेता है, कार्बन डाइऑक्साइड लेता है। दे नीड नाइट्रोजन इन अ सोल्यूबल फॉर्म। उसको नाइट्रोजन क्या होता है, घुलनशील
चाहिए होता है पौधों को। द बैक्टीरिया कॉल्ड राइजोबियम कैन टेक एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन एंड कन्वर्ट इनटू अ सॉल्युबल फॉर्म। तो एक बैक्टीरिया रहता है मिट्टी में जिसका नाम होता है राइजोबियम। राइजोबियम क्या करता है, वो वायुमंडल से नाइट्रोजन ले लेता है और उसको घुलनशील बना के मिट्टी में छोड़ देता है। बट राइजोबियम कैन नॉट मेक इट्स ओन फूड, लेकिन राइजोबियम जो जीवाणु कीटाणु है वो भी अपना खाना खुद नहीं बनाता है। सो इट लिव्स इन द रूट्स ऑफ ग्राम, पीस, मूंग, बीन्स एंड अदर लेग्यूम्स एंड प्रोवाइड देम विद नाइट्रोजन। तो राइजोबियम क्या होता है, खुद खाना नहीं बनाता है। तो ये जैसे कि मटर हो गया, मूंग हो गया, इस सब पौधों के जड़ों में रहता है, ठीक है। एंड प्रोवाइड्स देम विद नाइट्रोजन, और उन पौधों को नाइट्रोजन देता है। मोस्ट ऑफ द पल्सेस आर ऑब्टेन फ्रॉम लेग्यूमिनस प्लांट्स एंड मोस्ट ऑफ द पल्सेस, बहुत सारे जो दाल होता है वो क्या होता है विथ नाइट्रोजन, जिसमें नाइट्रोजन मौजूद होता है। और मोस्ट ऑफ द पल्सेस आर ऑफ्टन फ्रॉम फलीदार पौधों से लेते हैं। इन रिटर्न द प्लांट प्रोवाइड फूड एंड शेल्टर टू द बैक्टीरिया, और उसके बदले में क्या करता है पौधा जो राइजोबियम होता है उसको फूड, खाना और शेल्टर, आश्रय बना देता है। दे thus have a symbiotic relationship. This association is a great significance for the farmers. They do not need add nitrogen fertilizer to the soil in which leguminous plants are grown. तो इसलिए जो चना वना दाल का पौधा लगाते हैं किसान, इसलिए वहाँ पे उन लोग ये फर्टिलाइजर्स वगैरह नहीं डालते। क्यों? क्योंकि जो चना, ये जितने भी अभी मैंने बोला, जितने भी पौधों के नाम, चना हो गया, मूंग हो गया, मटर हो गया, बीन्स हो गया, इनमें पहले से राइजोबियम मौजूद रहता है। और राइजोबियम क्या करता है, पौधों को नाइट्रोजन प्रदान करता है। तो नाइट्रोजन जब राइजोबियम दे देता है तो इस वजह से जो किसान होता है उन लोग को इस तरह के जो पौधे लगाए जाते हैं खेतों में, तब नाइट्रोजन मिला हुआ फर्टिलाइजर उर्वरक डालने का जरूरत नहीं पड़ता है। इन दिस चैप्टर यू लर्न दैट मोस्ट ऑफ द प्लांट्स आर एट्रोट्रोपस। तो ये चैप्टर में आपने क्या पढ़ा कि बहुत सारे जो पौधे होता है वो एट्रोट्रोप्स मतलब स्वपोषक होते हैं। ओनली फ्यू प्लांट्स एडॉप्ट अदर मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन लाइक पैरासाइट एंड सेप्टोप्रोटिक। उनमें से बहुत ही कम ऐसे पौधे थे जो दूसरे के ऊपर निर्भरशील थे और मित्रजीवी थे, परजीवी और मित्रजीवी थे। दे डिराइव न्यूट्रिशन फ्रॉम द अदर ऑर्गेनिज्म, वो अपना पोषक तत्व दूसरे जीव से ले लेते थे। ऑल एनिमल्स आर कैटेगराइज्ड एज heterotrophs since they depend on plants and other animals for food. All animals are categorized heterotrophs, मतलब जितने भी जानवर है उसको heterotrophs मतलब परपोषित में बांटा गया है। क्यों? क्योंकि वो पूरी तरह से पौधे के ऊपर निर्भरशील रहते हैं। Can we say that the insectivorous plants are partial heterotrophs? तो हम लोग ये बोल सकते हैं कि जो कीटभक्षी होते हैं वो भी आंशिक परपोषित होते हैं बोल के। तो ये वाला चैप्टर मैंने पढ़ा लिया आप लोग को, क्लास 7 चैप्टर कौन सा था आपका, न्यूट्रिएंट इन प्लांट्स। तो न्यूट्रिशन पौधों में कैसे पोषण होता है उसके बारे में अभी बता दिया। तो जब मिलेंगे दूसरा चैप्टर लेके, तो दूसरा चैप्टर है न्यूट्रिशन। अब जानवरों में कैसे पोषण होता है उसके बारे में बताएंगे। तो आप मैं वीडियो बनाया हूँ, आप फेयर इसके दे रहा हूँ, तो आपको फेयर पूरा करके मुझको ग्रुप में भेजना है। पहले भी वीडियो बनने से पहले आपको मैंने बता भी दिया था। और जब क्लास शुरू होंगे क्लासेस, तब टीचर्स आपको पढ़ाएंगे, इसके बारे में और विस्तृत रूप से बताएंगे। आप लोग को बस वीडियो देखना है और फेयर पूरा करके वापस हम लोग को दिखाना है। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।